कहानी की शुरुआत एक बहुत गहरे और डरावने डेंजन से होती है। चारों तरफ पूरा अंधेरा होता है, हर जगह डेंजर का एहसास होता है। इसी डेंजन के अंदर एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखता है। उसका नाम ओरुन है। उसके हाथ में एक तेज स्वॉर्ड होती है। उसका चेहरा शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखें हर तरफ ध्यान से देखती रहती है। वो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता है। जैसे ही कुछ मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं, ओरुन बिल्कुल नहीं डरता। वो तुरंत अपने स्वॉर्ड उठाता है और हमला कर देता है। उसकी तलवार बहुत फास्ट चलती है। कुछ ही बोलो में कई मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाते हैं। उन्हें हराने के बाद ओरुन अपने आप से खुश होता है। उसे लगता है कि वो अभी भी स्ट्रांग है। उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि वो अभी भी तलवार अच्छे से चला सकता है और अभी भी एक अच्छा वॉरियर बन सकता है। थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो चारों तरफ से आकर ओरुन को घेरने लगते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तब ओरुन समझ जाता है कि सिर्फ स्वॉर्ड से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो अपने ऊपर एक स्पेशल मैजिक करता है। ये मैजिक उसके शरीर को एक्स्ट्रा ताकत देता है। इस मैजिक से उसकी बॉडी और मसल और भी स्ट्रांग हो जाती है और वो चोट को अच्छे से सह सकता है। ये मैजिक आमतौर पर दूसरों की हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन ओरुन इसे खुद पर ही यूज कर सकता है। इस मैजिक के बाद वो पहले से ज्यादा फास्ट पावरफुल हो जाता है। वो एक ही करके कई गोब्लिन्स को आसानी से हरा देता है। गोब्लिन्स उसके सामने टिक नहीं पाते, वो गिरते चले जाते हैं। और उन ये भी जानता है कि ये मैजिक हमेशा नहीं चलता। ये मैजिक सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही काम करता है। उसके शरीर में जितना मैजिक पावर है, उसी के हिसाब से मैजिक चलता है। और उनके लिए ये मैजिक पूरे 3 मिनट यानी 180 सेकंड तक रहता है, इसलिए वो टाइम पर बहुत ध्यान देता है। वो सोचता रहता है कि कब अटैक करना है और कब दोबारा मैजिक यूज करना है। सपोर्ट मैजिक करने वाले लोग हमेशा टाइम से रेस करते हैं, क्योंकि जैसे टाइम खत्म होता है मैजिक भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर लोग स्वॉर्ड चलाते हुए ऐसा मैजिक नहीं करते, लेकिन ओरुन ने अलग रास्ता चुना है। वो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों को साथ यूज करता है। इसी वजह से वो आखिरी सेकंड में भी पूरी ताकत से लड़ पड़ता है और बचे हुए गॉब्लिन्स को भी हरा देता है। इसके बाद कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि पहले ओरुन एक बहुत फेमस ग्रुप का हिस्सा था। इस ग्रुप को लोग हीरोज पार्टी कहते हैं। ये पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत डीप डेंजन तक पहुंच चुकी थी। ओरुन और इस पार्टी का लीडर बचपन से फ्रेंड थे। दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे। उन्होंने साथ मिलकर ये पार्टी बनाई थी। उन्होंने कई साल तक फाइट की, बहुत डेंजर देखा और हर मुश्किल को पार किया। उनकी हिम्मत से हीरो पार्टी बहुत जल्दी टॉप रैंक तक पहुंच गई। लोग उन्हें रिस्पेक्ट से देखने लगे और हर जगह उनके नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पार्टी के लोगों ने ओरुन से कहा कि अब वो उनके साथ आगे नहीं जा सकता। ये बात ओरुन के लिए बहुत बड़ा शॉक थी। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसके साथ ही सोचते हैं कि ओरुन अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। उन्हें लगता है कि उसका मैजिक भी अब उनके लेवल का नहीं है। ये सुनकर ओरुन बहुत सैड हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने खुद को बेहतर बताने के लिए कितने एफर्ट्स किए थे। उसने अपना खुद का नया मैजिक बनाया था ताकि वो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों साथ ही यूज कर सके। उसी की वजह से वो लोग इतने डीप डेंजन तक पहुंच पाए थे। फिर भी उसके साथ ही उसकी बात नहीं मानते। वो उसकी जगह किसी और को चुन चुके होते हैं। ये सब जानकर ओरुन का दिल बहुत हैवी हो जाता है। जिन लोगों के साथ उसने बचपन बिताया, वही लोग अब उसे छोड़ रहे थे। फिर भी वो गुस्सा नहीं करता। वो सबको थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। जाते समय उसे याद आता है कि लोग उसे इंसान कहते थे जो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन किसी एक चीज में बेस्ट नहीं। ये बात उसके दिल को बहुत हर्ट करती है। वर्तमान में वापस आकर ओरुन फिर से मॉन्स्टर से लड़ता है। वो एक और गॉब्लिन को हराता है और अपने मन में स्ट्रॉन्ग फैसला करता है। वो तय करता है कि अब वो आधा अधूरा नहीं रहेगा। वो सिर्फ स्वॉर्ड्समैन या सिर्फ मैजिक यूजर नहीं बनेगा, वो दोनों बनेगा। वो ऐसा फाइटर बनेगा जो स्वॉर्ड और मैजिक को एक साथ यूज करे। सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद वो एक मैजिक स्टोन के पास जाता है। ये स्टोन उसे अगली बार फिर से इसी फ्लोर पर आने में हेल्प करता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग डर के मारे भाग रहे हैं। उनके चेहरे पर फियर साफ दिखता है। वो बताते हैं कि आगे बहुत बड़े और डेंजरस मॉन्स्टर आ गए हैं और वो उनसे फाइट नहीं कर पाए। डर की वजह से वो अपनी पार्टी की एक लड़की को पीछे छोड़ आए होते हैं। सलमा का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। वो और उनको ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। उसे लगता है कि आदमी अचानक उसकी छोटी बहन के साथ क्यों आया। उसका दिल अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं सोफिया को कोई चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि वो अभी सिर्फ छोटी है और दुनिया को ठीक से समझती नहीं। और ये सब देखकर थोड़ा सहज महसूस करता है। वो समझ जाता है कि सोल्मा उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन तभी सोफिया हिम्मत जुटाकर आगे आती है। वो थोड़ा कांपते हुए बताती है कि अगर ओरुन समय पर नहीं आता तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाती। वो बताती है कि डेंजन में क्या हुआ था और कैसे ओरुन ने उसे बचाया। उसकी आंखों में डर और आभार दोनों साफ दिखते हैं। ये सुनते ही सोल्मा का चेहरा बदल जाता है।
उसका गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है। वो तुरंत सोफिया के पास जाती है और उसे अपने पास खींच लेती है। वो ध्यान से देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जब उसे यकीन हो जाता है कि सोफिया ठीक है, तब वो राहत की सांस लेती है। इसके बाद सलमा और उनकी तरफ देखती है। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान और थोड़ा सा पछतावा होता है। वो धीरे से सिर झुकाती है और उसके व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने बिना पूरी बात जाने ही गलत सोच लिया था और उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी और मशहूर एन्चेंटर उससे माफी मांगेगी। सोफिया ये सब देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। उसका डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। माहौल धीरे धीरे हल्का हो जाता है। सलमा पूछती है कि सोफिया अकेले डेंजन में क्यों गई थी। सोफिया चुप हो जाती है और फिर धीरे से सच बता देती है। ये सुनकर सलमा उसे प्यार से डांटती है और समझाती है कि कितना डेंजरस हो सकता है। फिर भी वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आज उसकी जान बच गई है। यही सबसे बड़ी बात है। और ये सब चुपचाप देखता रहता है। उसके मन में अजीब सा भाव आता है। उसे लगता है कि ये जगह और ये लोग उसकी जिंदगी में अचानक आ गए हैं। वो खुद अभी तक अपने पुराने दर्द से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। वो किसी और की जिंदगी बचा सका। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ देर बाद सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। सलमा और उनसे पूछती है कि वो क्या करने वाला है और उन बताता है कि फिलहाल वो अकेले ही काम कर रहा है और आगे क्या होगा ये उसने अभी तय नहीं किया। ये सुनकर सलमा उसे ध्यान से देखती है। वो समझ जाती है कि आदमी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अंदर से बहुत गहरा और मजबूत है। सलमा के मन में एक नया ख्याल आता है। वो सोचती है कि शायद औरुन का रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब उसकी असली जर्नी शुरू होने वाली है। सोफिया औरुन की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। उसके दिल में अब डर नहीं बल्कि भरोसा होता है। इस तरह उस दिन की मुलाकात औरुन की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आती है। डेंजिन की इस अंधेरी जगह से शुरू होने वाली कहानी अब शहर की रोशनी में एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। और उनको अभी पता नहीं होता, लेकिन उसकी जिंदगी में अब बहुत कुछ बदलने वाला होता है। और उनके मन में ये बात गहरी चुभ जाती है। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसी जादू के लोग कमजोर कह रहे थे। उसी जादू की वजह से उसे अपनी ही हीरोज पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब वही जादू किसी के लिए सम्मान की वजह बन रहा है। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है। उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द भी बना रहता है। वो धीरे से अपना हाथ पीछे करता है और शांत आवाज में सलमा से कहता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। वो बताता है कि उसने अब अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया है। वो अब खुद को सिर्फ सपोर्ट मैजिक करने वाला एन्चेंटर नहीं मानता। वो अब एक सोर्ट्समैन बनना चाहता है जो तलवार से आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि फिर से वही पुरानी जिंदगी दोहराई जाए जिसमें उसे हमेशा पीछे खड़े होकर दूसरों की मदद करनी पड़े। सलमा ये सुनकर चुप हो जाती है। वो साफ देख सकती है कि औरुन ये फैसला बहुत सोच समझ कर ले चुका है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इतना काबिल व्यक्ति ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात का सम्मान करती है। उसके मन में ये भी चलता है कि अगर हालात बिगड़े तो शायद औरुन फिर से एन्चेंटर की भूमिका निभा लेगा, लेकिन वो ये बात जोर से नहीं कहती। तभी सोफिया आगे आती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और उम्मीद दोनों होती है। वो औरुन से कहती है कि वो भी इस सीखने वाली यात्रा पर जाएगी। वो बहुत चाहती है कि औरुन उसके साथ आए। उसकी आवाज में मासूमियत होती है और आंखों में भरोसा। औरुन उसे देखता है और एक पल के लिए उसका दिल डगमगा जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता और बस इतना कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। सलमा ये सुनकर सिर हिलाती है और बताती है कि अगर वो जाना चाहे तो उसे अगले दिन सुबह सिल्वर रैबिट्स के मुख्य दफ्तर पर मिले। इसके बाद ये बात खत्म कर देती है। सोरुन और सोफिया वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सोफिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि औरुन जरूर आएगा। उस रात औरुन शहर की गलियों में गुजरते हुए एक छोटी सी दुकान पर जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है जो उसे बहुत पहले से जानता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर खुश हो जाता है और बताता है कि आज दुकान में बहुत काम हुआ। वो हंसते हुए कहता है कि ये सब औरुन की वजह से है, क्योंकि जब वो हीरो बना था तब उसने इस दुकान का नाम सबको बताया था। ये सुनकर औरुन का चेहरा उदास हो जाता है। वो धीरे से बताता है कि अब वो हीरो उस पार्टी में नहीं है, इसलिए आगे वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि अब लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है कि उसके लिए औरुन हमेशा वही रहेगा, चाहे वो हीरो हो या नहीं। वो उसका आभारी रहेगा। ये शब्द औरुन के दिल को छू जाते हैं। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उनके नाम या रैंक से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उसके काम और उसके दिल की वजह से मानते हैं। वो बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसके मन में थोड़ा सुकून होता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका सफर अब सच में शुरू हो रहा है। अगली सुबह वो तय समय पर सिल्वर रैबिट्स के दफ्तर पहुंच जाता है। सलमा उसे देखकर खुश होती है और तुरंत अंदर बुला लेती है। चलते हुए वो कहती है कि आज औरुन पहले से ज्यादा जिंदा और हल्का लग रहा है। औरुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि शायद ऐसा ही है।
वो बिना कुछ ज्यादा बताए आगे बढ़ जाता। अंदर पहुंचने पर गिल्ड की मुखिया उनसे मिलती है। वो और उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है और उन सम्मान से अपना परिचय देता है। बातचीत के दौरान सिखाने वाली यात्रा की पूरी योजना समझाई जाती है। 3 दिन में 50 से ज्यादा स्तर नीचे जाना, नए मेंबर्स को सिखाना और हर बड़े खतरे में उनका साथ देना। और उन ध्यान से सब सुनता है। उसे समझ जाता है कि ये आसान काम नहीं है, ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समझ और पेशेंस का इम्तिहान है। अंत में उसे बताया जाता है कि इस काम के लिए उसे अच्छी रकम भी मिलेगी। ये सुनकर वो थोड़ा झिझकता है क्योंकि ये 1 साल की खर्चे के बराबर होती है। लेकिन सलमा कहती है कि वो इसकी काबिलियत को बहुत महत्व देते हैं और मनी में तय करता है कि अगर वो इस रास्ते पर चला तो वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा। वो अब किसी का बोझ नहीं बनेगा, वो खुद का रास्ता बनाएगा, तलवार और मैजिक दोनों के साथ। इस तरह उसकी जिंदगी एक नए चैप्टर में कदम रखती है जहाँ वो न सिर्फ दूसरों को सिखाएगा बल्कि खुद भी बहुत कुछ सीखेगा। सलमा बहुत सम्मान शब्दों में पूरी प्लान समझाने लगती है ताकि कोई भी नया मेंबर उसे समझ सके। वो बताते हैं कि महान डेंजन बहुत बड़ा और खतरनाक है। नीचे जाते जाते मॉन्स्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आमतौर पर लोग इतने नीचे जाने में कई महीनों लगा देते हैं, लेकिन इस बार उन्हें फास्ट जाना है क्योंकि ये एक ट्रेनिंग जर्नी है। वो कहती है कि पिछले दिन सब लोग साथ मिलकर फाइट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जहाँ नए लोग डरेंगे वहाँ पुराने और एक्सपीरियंस वॉरियर्स आगे आएंगे। दूसरे दिन मॉन्स्टर और ज्यादा खतरनाक होंगे, इसलिए टीम वर्क बहुत जरूरी होगा। तीसरे दिन सबसे ज्यादा डेंजर होगा क्योंकि वहाँ बड़े और ताकतवर एनिमीज मिलते हैं। और उन ध्यान से सब सुनता रहता है। उसके दिमाग में साफ साफ तस्वीर बनती होती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि बच्चों को सिखाने जैसा काम है। उसे ये भी लगता है कि अगर वो गया तो उसे बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि कई नए लोग उसे देख रहे होंगे। बीस ब्रेस फिर बोलते हैं, वो कहते हैं कि इस यात्रा में किसी पर जबरदस्ती नहीं है। अगर औरुन सिर्फ स्पोर्ट्समैन बनकर जाना चाहता है तो वो उसकी चॉइस का सम्मान करेंगे। वो कहते हैं कि असली ताकत सिर्फ मैजिक या सोर्ड में नहीं होती बल्कि सही फैसला लेने में होती है। ये सुनकर औरुन को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि यह कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। वो धीरे से कहता है कि वो उस यात्रा पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। वो कभी भी किसी को ये नहीं बताएगा कि वो पहले क्या था। वो चाहता है कि सब उसे सिर्फ एक साधारण स्पोर्ट्समैन ही समझे। सलमा और विंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वो उसकी बात मान लेते हैं। सोफिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती है और वो खुशी से हल्का सा सिर हिला देती है। बात खत्म होने के बाद सोरुन बाहर आता है। वो खुले आसमान को देखता है। उसे लगता है कि उसके दिल पर रखा बोझ अब थोड़ा हल्का हो गया। वो सोचता है कि शायद ये जर्नी सिर्फ डेंजन तक जाने की नहीं बल्कि खुद को फिर से समझने की जर्नी है। अब वो डरता नहीं। उसे पता है कि आगे मुश्किल आएंगी, मॉन्स्टर्स आएंगे और खतरे आएंगे, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो अकेले नहीं है। वो अपने रास्ते पर चल चुका है, तलवार उसके हाथ में है और फ्यूचर उसके सामने खुला हुआ है। यहीं से और उनकी नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसे अब कोई पार्टी, कोई टाइटल या कोई नाम तय नहीं करेगा। ये कहानी अब सिर्फ और उनकी अपनी होगी। कहानी थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली जाती है। उस समय सलमा वीज से बात कर रही थी। उसने वीज को बताया था कि ओरुन अब हीरोज पार्टी में नहीं रहा। ये सुनकर वीज बहुत सीरियस हो गया था। उसने कहा था कि ये हीरोज पार्टी के लिए बहुत बड़ा लूज है और उनके बिना उनकी ताकत कम हो जाएगी। सलमा ने भी माना था कि ओरुन का सपोर्ट मैजिक बहुत काम का था। उसका जादू बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो बहुत फास्ट था। वो जल्दी समझ जाता है कि कब किसे मदद चाहिए। सही टाइम पर सही स्पेल डालना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी वजह से पूरी टीम मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ पाती थी। सलमा जानती थी कि ओरुन के जाने से हीरोज पार्टी वीक हो जाएगी और यही बात सिल्वर रैबिट्स के लिए एक चांस बन सकती है। अब अपनी कहानी प्रेजेंट में आती है और उन समझ जाता है कि इस जर्नी में बहुत सारे नए योद्धा होंगे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होंगे। हर ग्रुप्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स रहेंगे जो उन्हें गाइड करेंगे। इन एक्सपीरियंस्ड लोगों में ओरुन खुद और सलमा भी शामिल होंगे। अब सच में उसकी नई जर्नी शुरू होने वाली थी। प्लान ये था कि नए योद्धा पहले फाइट करेंगे। वो मॉन्स्टर से लड़कर सीखेंगे। अगर कभी डेंजरस सिचुएशन बन गई तो एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स आगे आएंगे और सब संभालेंगे। सलमा ये बात साफ साफ बताती है। ये सुनकर ओरुन के मन में एक डाउट आता। वो सोचता है कि जब ये जर्नी इतनी फास्ट और रिस्की है तो सिर्फ 5 एक्सपीरियंस वॉरियर क्यों है। आमतौर पर ज्यादा सेफ्टी के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम रखी जाती है। सलमा और विंस एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर बाद सलमा बोलती है कि असली गोल नए योद्धा को 91वें फ्लोर तक ले जाना है। अगर उन पर थोड़ा प्रेशर रहेगा तो वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये उनके लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग होगा। लेकिन ओरुन समझ जाता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। इतना बड़ा रिस्क बिना किसी खास वजह के नहीं लिया जाता। जरूर कोई सीक्रेट रीजन है जो वो किसी आउटसाइडर को नहीं बताना चाहते। ओरुन ज्यादा सवाल नहीं करता। वो बस इतना तय करता है कि वो पूरी ईमानदारी से मदद करेगा। विंस उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि उसे पहले ही 2 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। अगर जर्नी सक्सेसफुल रही तो 10 और गोल्ड कॉइन्स। ये सुनकर ओरुन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम होती है। सलमा उसे बताती है कि वो उसकी एबिलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं और उनको अच्छा भी लगता है और वो मनी मन डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा। अगले दिन सभी लोग महान डेंजन के गेट पर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही ओरुन वहाँ पहुंचता है, सलमा और सोफिया उसका स्वागत करती हैं
और देखता है कि सोफिया ने न्यू आउटफिट पहना हुआ है, ये नए योद्धाओं की यूनिफॉर्म होती है। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उस पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। सोफिया ये सुनकर शाय हो जाती है और मुस्कुरा देती है। ये सब देखकर सलमा थोड़ी अलर्ट हो जाती है। वो ओरुन से पूछती है कि क्या वो लड़कियों से हमेशा ऐसी स्वीट बातें करता है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ओरुन जल्दी से मना कर देता। वो बताता है कि उसकी पुरानी टीम में लड़कियां थी, इसलिए आदत से ऐसा बोल गया। ये सुनकर सलमा शांत हो जाती है। सोफिया क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ओरुन कहाँ रहता है। ओरुन बताता है कि अभी वो एक इन में ठहरा है, उसे जल्दी कोई परमानेंट जगह ढूंढनी होगी। ये सुनते ही सलमा फिर से नर्वस हो जाती है और सोफिया से पूछती है कि क्या वो उससे मिलने जाने की सोच रही है। सोफिया घबरा कर मना कर देती है। थोड़ी देर बाद सलमा देखती है कि ओरुन बाकी लोगों से अलग खड़ा है। वो वजह पूछती है। ओरुन बताता है कि वो आउटसाइडर है और नहीं चाहता कि नए लोग डर जाएं। सलमा मान जाती है और उससे कहती है कि माहौल थोड़ा लाइट करने में मदद करे। सलमा ओरुन की बाकी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर से मिलवाती है। वो सबको बताते है कि ओरुन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी बात सुनकर वो सब उस पर भरोसा कर लेते हैं। ओरुन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है और कहता है कि उससे ज्यादा उम्मीद न रखे। सलमा मुस्कुरा देती है और कहती है कि इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं। फिर सब अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। ओरुन बताता है कि वो फ्रंट लाइन स्पोर्ट्समैन है। काले बालों वाला योद्धा खुद को एंथम बताता है और कहता है कि वो डिफेंस संभालता है। सुनहरे बालों वाला बर्नेट भी डिफेंडर होता है। आखिर में कैथी नाम की एक लड़की बताती है कि वो हीलिंग मैजिक करती है और उन समझ जाते हैं कि टीम बैलेंस्ड है। फिर भी उसके मन में एक हल्की सी चिंता रहती है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ का ना होता तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती थी। सलमा एक पल के लिए सीरियस हो जाती है। उसे वीन से कोई पुरानी बातें याद आती है। वीन जानता था कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मेंबर खो दिया, लेकिन इम्बैलेंस के कारण पहले से किसी को नहीं जोड़ा जा सकता था। इसी वजह से सलमा ने ओरुन को बुलाया था। अगर ओरुन फ्रंट लाइन पर टिक नहीं पाया तो ये पूरी जर्नी खतरे में पड़ सकती है। और यही सोचकर सलमा अंदर ही अंदर थोड़ा डर महसूस करती है। ओरुन सलमा के चेहरे पर हल्की सी वरी देखता है, लेकिन सलमा तुरंत खुद को संभाल लेती है। वो गहरी सांस लेती है और सबको मजबूत आवाज में याद दिलाती है कि उनके सामने 3 दिन की बहुत हार्ड और लंबी जर्नी है। अब पीछे हटने का कोई टाइम नहीं है। जो भी होगा सब मिलकर सामना करेंगे। इसके बाद सलमा ओरुन को नए बच्चों के पास ले जाती है। उसके मन में बात साफ होती है कि जर्नी शुरू करने से पहले बच्चों का डर कम करना जरूरी है। वो सबके सामने खड़ी होती है और बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि आज से वो सब महान डेंजन के 91वें फ्लोर की ओर नीचे उतरने शुरू करेंगे। ये सुनते ही नए बच्चे के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है, क्योंकि वो जितनी जल्दी डेंजन के बीच वाले हिस्से में जाने वाले हैं जहाँ डेंजर बहुत ज्यादा होता है। सलमा ये सब देख लेती है। वो नरम लेकिन भरोसे वाली आवाज में उन्हें समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनकी मदद के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान उनके साथ है। फिर वो ओरुन की तरफ इशारा करती है, इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि ओरुन वहां तक जा चुका है जहां वो बच्चे कभी ड्रीम में भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये सुनते ही बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। कोई उसकी तलवार देखता है, कोई उसका शांत चेहरा। उनकी आंखों में डर की जगह अब क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दिखने लगती है। सलमा आगे बताती है कि ओरुन कभी हीरोज पार्टी का मेंबर था और वो महान डेंजन को बहुत अच्छे से जानता है। ये सुनकर बच्चों का जोश और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि जर्नी अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक स्पेशल एडवेंचर बनने वाली है। दूसरी तरफ ओरुन अंदर से थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सलमा उसके बारे में सबके सामने इतना बता देगी। वो सोचता है कि अब सब उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। फिर भी सलमा को कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि अब बच्चों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। सलमा सबको थोड़ी देर वेट करने को कहती है और खुद बाकी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर के साथ लास्ट प्रिपरेशन देखने चली जाती है। जब ओरुन अकेले होता है तो वो सोचता है कि उसकी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी गई, लेकिन सलमा के मन में ये साफ होता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा और उन सच में बहुत आगे तक जा चुका है। बच्चों का मन स्ट्रॉन्ग करना भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन ये बात समझ जाता है। फिर भी उसके दिल में हल्की सी चिंता रहती है। वो नहीं चाहता कि उसका हीरो वाला नाम किसी प्रॉब्लम का कारण बने। वो तो बस शांत रहकर अपना रास्ता बनाना चाहता है और उस बूढ़े आदमी की दुकान की मदद करना चाहता है। थोड़ी देर बाद सलमा उसे बताती है कि वो उसे ग्रुप 10 के साथ भेजना चाहती है। ये ग्रुप सबसे स्मार्ट और फास्टर लर्नर माना जाता है। अगर ये बच्चे मिलकर सही टीम वर्क सीख ले तो वो आसानी से डंजन के मिडिल लेवल तक पहुंच सकते हैं और उन ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगता है कि इतने टैलेंटेड बच्चों की देखभाल एक आउटसाइडर को दी जा रही है। जब और ग्रुप 10 बच्चों से मिलता है तो वो देखता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। कुल मिलाकर वहाँ सिर्फ 3 ही बच्चे होते हैं। ये देखकर ओरुन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर बिगिनर्स की टीम बड़ी होती है। 3 लोगों की टीम ज्यादा रिस्की मानी जाती है। बच्चे उससे बताते हैं कि उनकी टीम छोटी इसलिए है क्योंकि कोई भी उनकी स्पीड के साथ नहीं चल पाता। वो बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता है। ओरुन समझ जाता है कि इस बच्चे से सबको बहुत उम्मीद है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी प्राइड होना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। फिर भी वो शांत रहता है और सबको ध्यान से देखता। पहला बच्चा ग्रुप का लीडर होता है। वो मैजिक एनहेंसर है जो जादू को और मजबूत बनाता है। उसे खुद पर भरोसा होता है। उसके पास खड़ी लड़की डिफेंडर होती है। वो भारी आर्मर नहीं पहनती। वो बताती है कि वो डोज करके लड़ती है।
वो अटैक को रोकने की बजाय तेजी से हट जाना पसंद करती है। वो चाहती है कि मॉन्स्टर उसे छुए भी ना, लेकिन वो उनके बहुत पास जाकर फाइट करना चाहती है और उन समझ जाते हैं कि ये टीम नॉर्मल नहीं, ये स्पेशल है, लेकिन साथ ही बहुत डेंजरस भी हो सकती है। अब उसकी असली टेस्ट शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इन बच्चों को सेफ रखते हुए आगे बढ़ना है और साथ ही उन्हें सही तरीके से सिखाना भी है। डॉज टाइप डिफेंडर आमतौर पर शील्ड या ताकत से वार रोकने की बजाय स्पीड से हमले से बचते हैं और उसे समझाता है कि ये सुनने में इजी लगता है, लेकिन रियल फाइट में ये बहुत हार्ड होता है। जब तक किसी को सही एक्सपीरियंस ना मिले तब तक ये तरीका जानलेवा हो सकता है। लोगन बताता है कि उसके काबिल के सभी लोगों ने उसे पहले से बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तभी कैरोलिना पलट कर कहती है कि लोगन टीचर्स की बात भी नहीं सुनता। लोगन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचता है कि उसे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद को सबसे काबिल मानता है। सोफिया जल्दी से दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और ये सब देख कर समझ जाते हैं कि ये तीन बच्चे बड़े नोटी हैं, बहुत जिद्दी हैं और अपने ही तरीके में चलना चाहते हैं। अब उसे सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि इन बच्चों की आदतों से भी लड़ना होगा। आखिर में भले ही वो तीनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, सोफिया भी अपना परिचय देती है। वो बताती है कि सिर्फ वो पीछे से हमला करने वाली जादूगर और उन हल्के से स्माइल करता है। उसकी बातों से कुछ अलग या खास नहीं था, फिर भी उसे ना जाने क्यों सोफिया के पास रहकर थोड़ा सेफ और काम महसूस होता है। फिर भी और समझ जाते हैं कि मिशन आसान नहीं होने वाला। लोगन और कैरोलाइन अभी छोटी छोटी बातों पर उलझे हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। जब डेंजन में उतरने का टाइम आता है तो बाहर जितना शोर और बातें थी, अंदर कदम रखते ही सब बिल्कुल साइलेंट होते हैं। डेंजन की हवा हैवी होती है, चारों तरफ अंधेरा, नमी और डर का एहसास होता है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। चलते चलते कैरोलाइन और उनसे पूछती है कि हीरोज पार्टी का कोई मेंबर इस जर्नी पर क्यों नहीं आया। वो जानना चाहती है क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने ही क्लैन को राइवल मानता है, और उन शांति से कहता है कि उसे स्लैमा की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, क्योंकि वो अभी हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर कैरोलाइन तुरंत पीछे बैठती है कि उसने वो पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया हीरोज पार्टी की रिस्पेक्ट करती है। ये सवाल और उनको अच्छा नहीं लगता। वो अंदर से टायर्ड महसूस करने लगता है। कैरोलाइन बात छोड़ने का काम नहीं लेती। वो जानता है कि वो जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल उसे चुभते हैं। आखिरकार ओरुन साफ कह देता है कि ये सिर्फ उसकी पर्सनल बात है। तब कैरोलाइन टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या वो और सोफिया एक दूसरे को जानते हैं। ओरुन हाँ कह देता है। कैरोलाइन बताते है कि सोफिया कह रही थी कि उनके साथ कोई अमेजिंग इंसान आने वाला है। ये सुनकर सोफिया थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर सच मान लेती है। वो बताती है कि वही इंसान ओरुन है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने कहा था कि वो हीरोज पार्टी से है। उसकी बहन ने भी कहा था कि अगर ओरुन साथ होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैरोलाइन मुस्कुराकर सोफिया को हिम्मत देती है और कहती है कि उसके साथ तो एक हीरो है, और उन कुछ नहीं बोलता। वो जानता है कि वो अभी हीरो नहीं है, फिर भी उसे समझ में आ जाता है कि कैरोलाइन ने ये बात सिर्फ सोफिया को काम करने के लिए कही है। ये सोचकर और उनको लगता है कि शायद कैरोलाइन बाहर से जितनी टफ दिखती है, अंदर से उतनी ही केयरिंग भी है। कुछ समय बाद मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन और उनने रास्ते में जो ट्रैप मैजिक लगाए थे वो परफेक्टली काम करते हैं। ये ट्रैप्स दुश्मनों को तब तक दिखते नहीं जब तक वो एक्टिवेट ना हो जाए। इससे पीछे से आने वाले मॉन्स्टर बिना किसी एक्स्ट्रा फाइट के खत्म हो जाते हैं। उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और उन चलते चलते ऐसे ट्रैप लगाता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि स्पीड बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद वो 20वीं फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उन पूरे रास्ते ध्यान से सबका फाइटिंग स्टाइल देखता रहता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चे आगे चढ़ने के लिए भी ठीक है। पहले उसे लगा था कि लोगन बस एक घमंडी बच्चा, लेकिन असल में वो सच में एक टैलेंटेड एन्चेंटर है। अगर वो लंबी लड़ाइयों में भी ऐसे ही टिक पाया तो वो आसानी से ए रैंक पार्टी में काम कर सकता है। हाँ, उसमें ऑर्डर्स देने की कमी है जो एक एन्चेंटर के लिए जरूरी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये भी कमी दूर हो जाएगी। कैरोलाइन की स्पीड बिल्कुल वैसी है जैसे एक डोज टाइप डिफेंडर से उम्मीद की जाती है, लेकिन उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली ये कि जैसे ही वो मॉन्स्टर को देखती है सीधा उस पर भागती है। दुश्मन के पास जाना ठीक है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा स्केरी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 2 छोटे डैगर्स इस्तेमाल करती है। ये उसके स्टाइल के लिए सही नहीं है, लेकिन पूरी पार्टी के लिए शायद उनमें से उतनी क्लीन पावर नहीं है। सोफिया बाकी दोनों जितनी फ्लैशी नहीं, लेकिन वो एक नॉर्मल रॉकी सी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी शाय है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी टीम के साथ कंफर्टेबल होगी ये आदत अपने आप चली जाएगी। उसमें कोई बड़ी कमजोरियां नहीं है, इसलिए और उनको उसे ग्रो करते देखने में क्यूरियोसिटी होती है। कुछ इस समय में बाकी ग्रुप्स भी 20वें फ्लोर के बॉस को हरा देते हैं। प्लान के अनुसार सब 21वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सलमा सबको अपने गिल्ड कार्ड में नए फ्लोर रजिस्टर करने को कहती है। इसी के साथ पहले दिन का काम खत्म हो जाता है। डंजन के बाहर निकलने के बाद सलमा और उनसे पूछती है कि उसे गाइड बनाना कैसा लगा, और उन बताता है कि ग्रुप 10 में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो अभी टीम वर्क ठीक से नहीं कर पा रहा। उसे सबसे ज्यादा चिंता कैरोलाइन को लेकर है। ये सुनकर सलमा हल्की नर्वस हंसी हंसती है और कहती है कि कैरोलाइन पहले से काफी इम्प्रूव कर चुकी है। ये सुनकर
और उन सोच में पड़ जाता है कि अगर ये सुधरी हुई हालत है तो पहले वो कैसी रही होगी। आखिरकार वो सब एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। रात शांति से बीतती जाती है, लेकिन अगली सुबह और उनके लिए बिल्कुल अलग होती है। सराय के कमरे में बैठकर जब वो दिन की शुरुआत करता है और अखबार खोलता है तो उसे एक तेज सा शौक लगता है। पहले पन्ने में बड़े अक्षरों में ओलिवर की तस्वीर छपी होती है। उसके चेहरे पर वही भरोसे से भरी मुस्कान होती है जिसे देखना अब ओरुन के लिए आसान नहीं रहा था। नीचे छपा आर्टिकल हीरोज पार्टी के नए अचीवमेंट्स के बारे में होता है और वही साफ लिखा होता है कि पार्टी में अब एक नया एंचेंटर शामिल हो चुका है। ये बात पढ़ते ही ओरुन समझ जाता है कि अब उसके निकले जाने की खबर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास में वो अखबार को मेज पर पटकता है। उसके मन में यही चलता रहता है कि बाकी लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है ये खबर उसे अंदर तक कितनी चोट पहुंचा रही है। उसे लगता है कि काश वो लोग कम से कम ट्रेनिंग मिशन के खत्म होने तक रुक जाते। अब अगर किसी भी नए बच्चे ने ये खबर पढ़ ली होगी तो उसकी इमेज एक पल में बदल जाएगी। कल तक वो सबकी नजरों में हीरोज पार्टी का एक्सपीरियंस्ड मेंबर था और आज वही सिर्फ एक आम इंसान बन गया है जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया था। कुछ देर तक वो यूं ही चुप बैठा रहता है। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। फिर वो गहरी सांस लेता है और खुद को संभालता है। वो अपना कोट उठाता है और सोचता है कि अब इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे तय समय पर मिलने की जगह पहुंचना, इसलिए वो रूम से बाहर निकल पड़ता है। शहर की सड़कों में गुजरते हुए उसका मन बहुत भारी रहता है। आसपास लोग अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। तभी अचानक पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। वो वहीं रुक जाता है। ये आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। धीरे धीरे वो मुड़ता है और सामने लूना को खड़ा देखता है। वो हीरोज पार्टी की मेंबर थी और उन गिने चुने लोगों में से एक जिसने हमेशा उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया था। लूना को सामने देखकर और उन कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि जब बाकी मेंबर्स उससे दूरी बनाने लगे थे तब भी लूना कभी नहीं बदली। जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था उस दिन लूना किसी जरूरी काम से बाहर गई थी और उन जानता था कि अगर वो उस दिन मौजूद होती तो शायद हालात कुछ और होते। इन सब बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास होता है कि हीरोज पार्टी से उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर में उसे समझ में आ जाता है कि लूना उससे फिर से हीरोज पार्टी में लौटने की बात कर रही है। वो महसूस करता है कि लूना ये बात दिल से कह रही है और अब भी उसकी ताकत पर भरोसा करती है। लेकिन उसी समय उसके मन में आज सुबह पड़ा हुआ अखबार घूमने लगता है। वो जानता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। पार्टी में नए मेंबर आने की खबर पर अपनी टीम में वापस जाना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और सच तो ये है कि अब वो खुद भी उस जगह पर लौटना नहीं चाहता जहाँ से उसे इस तरह से बाहर निकाला गया था। लूना को ये सब समझाने की कोशिश करते हुए उसके मन में भारी उदासी भर जाती है। लूना को अखबार की खबर के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो खुद को दोषी मानने लगती है। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाती है और उस वादे की ओर इशारा करती है जो उन्होंने कभी साथ मिलकर किया था, महान डंजन को जीतने का सपना। ये याद और उनके दिल को और भी दुख भरी कर देती है, क्योंकि वो वादा अब बीते समय की बात बन चुका था और उनको साफ समझ आ जाता है कि वो सपना उसी दिन टूट गया था जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था। जिस इंसान के साथ वो वादा जुड़ा था वो इंसान अब उसके रास्ते और उसके अतीत के बीच दीवार बन चुका है। इन सब भावनाओं के बोझ के साथ वो लूना से दूर हट जाता है। वो जानता है कि वहां रुकना उसके लिए और भी दर्दनाक होगा, इसलिए वो माफी के भाव के साथ बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। लूना को वहीं छोड़कर दिल के किसी कोने में ओरुन आज भी चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कि वो फिर से साथ चले और अपने बचपन के सपने को पूरा करे। लेकिन अब वो ये भी समझ चुका था कि कुछ रास्ते एक बार बंद हो जाए तो फिर कभी खुलते नहीं। उसका पुराना रास्ता हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था।